Hello everyone. A very good morning students. This is Deepa and today I am going to start a new chapter, that is chapter 5 of history, When People Rebel, the story of revolt 1857 and after. So we are going to discuss about this chapter. Student, this is very important chapter and very interesting chapter. Whenever you will take part in the competitive examination, at that time you will get a lots of question from this chapter, because this chapter revolt of 1857 is known as first war of Indian independence. So it's very important. So let's see students what we are going to learn in this chapter. In this chapter we are going to learn Nawabs lose their powers, the peasant and the sepoys, the response to reforms, and a mutiny becomes a popular rebellion, how rebellion spreads and how the company fight back, and what happened after this. When people started when people started to participate in revolt, at that time company again fights back to the peoples, and they just oppress people, suppress, and they use repressive methodologies, and only citizens of India are the sufferers. So it is very interesting story. हम देखेंगे कि किस तरीके से जो नवाब थे, हमारे रूलर्स थे, उन्होंने अपनी पावर्स को खो दिया था, और किस तरीके से पीजेंट्स और सिपाही बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके ऊपर किस तरीके के टैक्सेस लगाए जा रहे थे, सिपाही से किस तरीके का काम वगैरह कराया जा रहा था, और जो वो रिफॉर्म्स किए जा रहे थे, जैसे कि हम वी कैन से द रिफॉर्म्स रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड द परमानेंट सेटलमेंट, दीज ऑल द रिफॉर्म्स स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, उनका क्या रिस्पॉन्स हो रहा था, मतलब लोग उसे किस तरीके से देख पा रहे थे और क्या प्रभाव पड़ रहा था उसका, एंड हाउ अ म्यूटनी बिकम्स पॉपुलर रिपेलियन, एक छोटी सी लड़ाई किस तरीके से, एक छोटी सी चीज़ किस तरीके से जा कर के एक बड़ा युद्ध का मतलब रूप ले लिया उसने, और किस तरीके से ये रेबल सभी देश के अलग अलग भागों में फैला, और किस तरीके से कंपनी ने दोबारा से फाइट कर दिया लोगों के ऊपर, द कंपनी फाइट्स बैक, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस. So let's start our chapter students. So I'm going to start this with the policies and the peoples, how the so many policies implemented by the Britishers, and they just put higher revenues on the peoples, they just oppress the peasants, and they said that you have to cultivate tobacco, indigo, whatever the things which is in the favor of Britishers only. So over the past few chapters, you have seen how over a period of 100 years, 1757 to 1857, the British established their rule over most of India. The political, economic, social and religious policies followed by the British government in India caused anger and discontent among the people. During these 100 years, there were several uprisings against the British in different parts of the country, but these unrest were localized and were put down by the Britishers. स्टूडेंट्स, हमने देखा अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कि किस तरीके से क्या क्या हुआ 100 सालों में, 1757 से क्या क्या चीज़ें आ रही थी, किस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस चीज़ें आए और किस तरीके से उन्होंने रेवेन्यू पुट किया, और हमारे जो रियोतवाड़ी सिस्टम लेकर आए, महलवाड़ी सिस्टम जो लेकर के आए हमारे, तो हमने इन सब में ये चीज़ देखी कि किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ाते ही चले जा रहे थे ये लोग हमारे देश के ऊपर, और हमारे देश के ही लोग क्या के थे, सफ़रर्स थे केवल. तो इसमें किस तरीके से इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में हमने पढ़ा, किस तरीके से इंडिगो कल्टीवेशन में ये लोग ज़बरदस्ती इंडिगो को ग्रो करवाते थे हमारे लोगों के द्वारा, और लोगों को जो उनका फूड क्रॉप था उसको भी उगाने की परमिशन नहीं दे रहे थे. एंड जब कंपनी दीवान बन गई तो किस तरीके से उसने लोगों को परेशान किया, और जो मुनरो सिस्टम था हमारा, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो पावर्स थी डायरेक्टली रियोत को हमारे
रेवेन्यू पे करना पड़ता था। उससे पहले जो हमारा रूलिंग सिस्टम था, जैसे महलवाड़ी सिस्टम था, उसमें हमने एक विलेज के एक जो हेडमैन थे उनसे किस तरीके से लोग टैक्स वसूलते थे पूरे विलेज का। और उससे पहले तो राजा वगैरह जो थे हमारे, वही हम लोग टैक्स पे करते थे डायरेक्टली इन लोगों को, ब्रिटिशर्स को। तो फिर हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटेन के पास केवल इंडिगो कल्टीवेशन के लिए हम इंडियंस का ही सहारा रहा, और ब्लू रिबेलियन हुआ, लोगों ने कैसे परेशान हुए हमने देखा। सो स्टूडेंट्स, इन 100 ईयर्स में हमने इस चीज़ को देखा कि ब्रिटिश स्टैब्लिश देयर रूल ओवर मोस्ट ऑफ द इंडिया के मोस्टली पार्ट में किनका रूल हो गया था? ब्रिटिशर्स का रूल हो गया था। इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, सोशल भी हैं, रिलीजियस पॉलिसीज़ भी हैं जो कि फॉलो की गई हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में, जिसकी वजह से लोगों में क्या आ गया? एंगर एंड डिसकंटेंट अमंग द पीपल। एंगर तो यू नो कि बहुत क्रोध, गुस्सा। डिसकंटेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि द फीलिंग ऑफ अनहैप्पी फ्रॉम समथिंग, विथ समथिंग, द स्टेट ऑफ बीइंग अनहैप्पी। जब लोग किसी चीज़ से बहुत दुखी हों, नाराज़ हों, तो या किसी चीज़ से नाराज़ हों या किसी वजह से नाराज़ हों, तो डिसकंटेंट हम बोलते हैं उसको। अमंग द पीपल, लोगों के अंदर एंगर और डिसकंटेंट की फीलिंग बहुत बढ़ती चली जा रही थी। एंड इन 100 सालों में देयर वर सेवरल अपराइजिंग। वी कांट से कि कुछ लोगों ने अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया। सेवरल अपराइजिंग्स आर देयर अगेंस्ट द ब्रिटिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, हमारे मतलब देश के विभिन्न भागों में हुआ। The word here is uprising. The meaning of the uprising is a situation in which group of people start to fight against the people in power or in their country. जब क्या करते हैं लोग अपने ही देश में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह या बहुत सारे लोग मिलकर के फाइट कर देते हैं देश में, या तो पावर में जो लोग हैं उनके खिलाफ या तो देश के खिलाफ, तो हम विद्रोह बोल सकते हैं। देश में विद्रोह होना मीन्स ऑफ अपराइजिंग, ठीक है। ये रिवोल्ट और रेबल सेम टाइप के वर्ड्स हैं ये, ठीक है स्टूडेंट्स। बट दीज अनरेस्ट वर लोकलाइज्ड। ये जो अनरेस्ट है ये क्या थे? लोकलाइज्ड एंड वो पुट डाउन बाय द ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इन रिवोल्ट्स को दबाने का पूरा प्रयास किया, और बहुत अच्छे से इसको मतलब लोगों को दबा भी दिया, लोगों को। वर पुट डाउन बाय द ब्रिटिश, जो लोगों के द्वारा ये जो सिचुएशन था जहाँ लोग अशांति फैल रहे थे, जहाँ पर भी लोगों ने इसको, ब्रिटिशर्स ने अच्छे से इसको पुट डाउन मतलब नीचे गिरा दिया। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंड फर्दर। हाउएवर टेंशन कंटिन्यूड टू सिमर बिलो द सरफेस। कि जो टेंशन जो बढ़ती चली जा रही थी, सिमर बिलो द सरफेस, दिखने लगी, हमारे को सामने से दिखने लगी। हियर द वर्ड इज सिमर। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज एक्सट्रीमली एंगर। मतलब एक्सट्रीम एंगर जो था, बहुत ज़्यादा क्रोध में उबाल आ जाना। मतलब जब इतने दिन तक टेंशन में लोग परेशान होते रहे तो लोगों के गुस्से में उबाल आ गया, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। एंड इट वॉज फाइनली इरप्टेड एज द रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये इस तरीके से ये कब दिखा, इरप्ट हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857 के रूप में। द वर्ड हेयर इज इरप्टेड मीन्स यूज्ड अबाउट वायलेंस शोइंग। मतलब वायलेंट लोगों, किस तरीके से लोगों ने अपना मतलब वायलेंस शो किया, ठीक है। और इट वॉज अ लार्ज स्केल रिबेलियन। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये छोटा मोटा रिबेलियन था। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, ये एक बहुत बड़े स्केल पर विद्रोह किया गया था लोगों के द्वारा। सीरीज ऑफ वायलेंट अपराइजिंग वर देयर। बहुत सारे मतलब विद्रोह चल रहे थे। इफ़ इट हैड सक्सीडेड इट वुड हैड मार्क द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। नंबर ऑफ द पीपल्स आर सेइंग कि अगर ये सक्सीड हो जाता, जो ये है हमारा रिवोल्ट ऑफ 87, ये सक्सीड हो जाता तो क्या होता? हमारा देश आज़ाद हो जाता ब्रिटिशर्स के चंगुल से, कॉलोनियल रूल हमारे इंडिया में ख़त्म हो जाता। बट आफ्टर बैटलिंग द रिबल्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 years, द ब्रिटिश मैनेज टू क्रश द रिवोल्ट। दे वेंट ऑन टू रूल इंडिया फॉर अनदर 90 years. But the revolt of 1857 had such far-reaching consequences that some historians refer to it as the first war of Indian independence. Students, ऐसा कहा जाता है कि मतलब अगर ये
हमारा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था अगर बहुत सक्सेसफुली हो जाता, कामयाब हो जाता, सफल हो जाता, तो ब्रिटिशर्स हमारे देश से चले जाते। इस तरीके से जब 2 साल तक लड़ाइयाँ चलती रहीं तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मैनेज कर लिया अपने आप को बहुत अच्छे से, क्रश द रिवोल्ट, मतलब कुचल दिया जो रिवोल्ट हो रहा था, स्क्रैश कर दिया, सेटफुट कर दिया, एंड दे वेंट ऑन, और उसके बाद उन्होंने रूल इंडिया फॉर अनदर 90 ईयर्स, आगे आने वाले 90 सालों तक उन्होंने हमारे देश पर शासन किया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसका बहुत बड़े आउटकम्स मिले। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत फ्रूटफुल भी रहा हमारे लिए। हियर द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स, इम्पॉर्टेंस और फ्रूटफुलनेस। परिणाम क्या रहा कि हिस्टोरियन ने इसको एक बड़ा नाम दिया कि ये प्रथम युद्ध है हमारे भारतीयों का, जो कि किसके लिए किया गया है, इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध जो किया गया है, ये रिवोल्ट ऑफ 57 वो युद्ध है। सो इट इज़ नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स why it failed, what were the causes behind it. It was not planned rebel. It broke out all of sudden. This revolt was the first open protest against the British by such a large number of Indians, all at the same. Also, this revolt was not confined to a particular group of society or to a particular reason. Though it started as a rebellion in Meerut by the sepoys of Awadh, people from various other walks of life joined in, the peasants, the zamindars and even rulers also. So according to me students कि ये क्या था, जो रिबल था ये प्लान नहीं था, मतलब नियोजित नहीं था, पहले से इसको प्लानिंग नहीं इसकी की गई थी। इसी वजह से क्या हुआ, हमें इस रिवोल्ट में फेलर मिला और हम इसीलिए असफल रहे। ये अचानक से ब्रोक आउट हुआ। दिस रिवोल्ट वॉज फर्स्ट ओपन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ये पहला रिवोल्ट था जो कि हम लोगों ने ओपनली प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जा कर के, और बाय सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस। और ऐसा नहीं था कि थोड़े मोड़े लोगों ने विरोध किया हो, इसका विरोध बहुत बड़े स्केल पर लोगों ने किया, ऑल एट द सेम, और सबने एक साथ किया। Also, this revolt was not confined, we can say, to a particular society or to a particular reason. Here the word confined means students limited, मतलब सीमित। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीमित जगह पे था, नहीं, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लोग नहीं थे इसमें, और ना ही कोई एक पर्टिकुलर रीजन था। इसमें सारे लोग थे, हर जगह से लोग थे। नंबर ऑफ द ग्रुप्स ऑफ नंबर ऑफ द पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड पीपल्स took part in this rebel from a different reasons. अलग अलग जगहों से आकर के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम दाउ इट स्टार्टेड एज रिबेलियन इन मेरठ, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मेरठ से हुई थी, जो कि अवध के सिपाहियों के द्वारा की गई। पीपल फ्रॉम वेरियस अदर वॉक्स ऑफ लाइफ ज्वाइंड इन। लेकिन फिर इसकी शुरुआत के बाद, लेकिन इस युद्ध को, इस रिवोल्ट को, विद्रोह को पीजेंट्स ने, फार्मर, कल्टीवेटर्स मतलब किसानों ने भी ज्वाइन किया, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स ने भी ज्वाइन किया, और किंग और क्वींस ने भी ज्वाइन किया, रूलर्स ने भी ज्वाइन किया, जितने भी हमारे रूलर्स हैं। वी कैन से कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूडेड थे, क्योंकि इन सब के साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा नहीं हो रखा था, सिर्फ इसीलिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वजह थी जो मेरठ में रेबल हुआ, ये एक तरीके से इमीडिएट कॉज बना अपने आप में, मतलब तात्कालिक हम कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब उस प्रेजेंट टाइम में जो तात्कालिक कारण था वो क्या था, वो यही था, मिलिट्री कॉज ही था इनका, इमीडिएट कॉज जिसे हमने कह रखा है। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि सोल्जर थे जो मंगल पांडे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कार्ट्रिज को यूज़ करने के लिए। So let's see further student, what are the causes for the revolt of 1857? Student, we can say कि
there is not only a single reason behind it, there is not only single cause behind it. There are some economic causes, some religious and cultural causes, military causes are also there, some political causes also there, and one is immediate cause also that I have told you about this, this which we have discussed, that Sipahis of Awadh started revolt. तो इकोनॉमिक कॉजेज़ मतलब कुछ आर्थिक कारण भी रहे, कुछ राजनीतिक कारण भी रहे, और धार्मिक और कल्चरल जो हमारे सांस्कृतिक कारण भी रहे, और ये मिलिट्री कॉज भी रहे, हमारे सैनिक लोगों को जो परेशानियाँ थी वो भी एक अपने आप में कारण बना। कुछ राजनीतिक इश्यूज़ थे, हमारे राजनीतिक कारक रहते थे, और एक हमारा एक तात्कालिक कारण था, इमीडिएट कॉज भी था। सो स्टूडेंट्स, thank you so much for listening. In my next video, I'll discuss about these causes: economic, religious, and political, and military, and what are the immediate cause, and what is the story behind it. We'll discuss further. Thank you so much for listening, students. We'll meet again in next video. Thank you so much.